हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। आप सबको पता है अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी व आरबीएसई की जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो साइंस की किताबें चलती है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। साथ साथ में कुछ विशेष प्रकार के टॉपिकों को भी सॉल्यूशन कराया जाता है। उसके साथ साथ में जो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी कि 10वीं व 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम होती है उनके भी प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता है। उसके अलावा राजस्थान में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होती है जैसे रीट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, आरएस फ्री है, उसके साथ साथ में राजस्थान व केंद्र की जितनी भी भर्तियां होती है जिसके अंदर साइंस से संबंधित पोर्शन पूछा जाता है उसकी प्रैक्टिस अपने इस चैनल पर कराई जाती है। इसलिए आप नो डाउट हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशन कोट से करेंगे, फिर अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। आज अपनी इस क्लास के अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के 5-5 प्रश्न लिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आज अपन ने थोड़ा सा पैटर्न के अंदर चेंज किया है। अब आगे अपन जैसे ही देखेंगे तो 12वीं वाले बच्चों के लिए अपन समस्त प्रश्न बायोलॉजी के लाएंगे। उसके अलावा यदि कंपटीशन के बच्चे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सबके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चा छठी में है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं किसी भी क्लास के अंदर है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो आपके साइंस तो पूछी जाएगी, कंपटीशन के अंदर तो पूछी जाती है। सबसे पहला अपन आज मोटिवेशन कोट को देखते हैं। आज का मोटिवेशन कोट कुछ इस प्रकार से है, कितनी कितना भी पकड़ लो ये फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। यानी कि समय जो होता है वो समय निरंतर रूप से बदलता रहता है। जिंदगी में समय का पाबंद होना जरूरी है। यदि आपको सफलता पाना है, सफलता पानी है तो आपको क्या करना है, समय के अनुसार चलना है। यदि आप समय के अनुसार नहीं चलोगे, समय को बर्बाद करोगे तो एक समय ऐसा भी आएगा कि समय आपको बर्बाद कर देगा। समय और परिस्थिति निरंतर रूप से चेंज होती रहती है। किसी को कम नहीं आंकना है, ऐसा नहीं समझना है कि मैं तो टैलेंट हूँ वो कमजोर है। जिंदगी में किसी को कम नहीं समझना है। समय और परिस्थिति हर इंसान को कुछ न कुछ सिखाती है। आपने एक छोटी सी मैं आपको कहावत सुनाता हूँ, छोटी सी आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ कि जो जंगल के अंदर आप देखते हो तो जंगल जो होता है उस जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उस बड़े बड़े पेड़ के अंदर यदि आप देखोगे उस बड़े बड़े पेड़ों से छोटी छोटी माचिस की तिलियां बनाई जाती है और वो छोटी जो तिल्ली होती है वो छोटी तिल्ली एक दिन पूरे जंगल को जला सकती है। कहने का मतलब है आप यदि देखोगे तो जंगल बड़ा था, जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन उससे बनने वाली छोटी सी तिल्ली पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है। इसलिए किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना है, अपने अनुसार काम करना है और लोगों का तो सुनना ही नहीं है। यदि जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो बिल्कुल बहरे हो जाओ, अपने काम को समय के अनुसार करो और अपने अनुसार करो। लोग तो कहेंगे, अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे। इसलिए समय का आपको ध्यान रखना है, ईमानदारी से समय के अनुसार चलना है और अपना काम करना है। निश्चित रूप से एक दिन आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहले आज का जो अपना क्लास है उस क्लास के अंदर अपन 3 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन फिजिक्स के बारे में 5 प्रश्न लिए गए हैं, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। अब जो भी मेरे साथ 12वीं 10वीं के बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी मैं अलग से प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। और ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि जो 12वीं अभी बच्चे 12वीं में आए हैं जिसके कोर्स एनसीईआरटी थ्रू चलेगा उसका मैं कोर्स स्टार्ट करवाने वाला हूँ। इसलिए जल्दी से जो 11वीं के बच्चे हैं वो अपने दोस्तों को मेरे साथ जोड़ दीजिए। यदि 50 बच्चे 12वीं के जुड़ जाते हैं मेरे साथ तो मैं जल्दी से 12वीं की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जो नए बच्चे यानी कि जो अभी 11वीं से 12वीं में आए हैं और जो एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और अभी जो 12वीं में है आरबीएसई की किताबों के अनुसार उनके लिए तो प्रैक्टिस कराई जाती है। चाहे आप किसी को भी देख लो, ये जो सेशन है ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहला अपन प्रश्न देखते हैं। आज प्रश्न कुछ इस प्रकार से लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्य का मात्रक है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। 10वीं की किताब में कार्य दिया हुआ है, हो सकता है 11वीं फिजिक्स में हो, 12वीं में हो। कार्य बहुत सिंपल टॉपिक है, कंपटीशन के अंदर भी इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है, कार्य का मात्रक न्यूटन है, वॉट है या डाइन है। सभी के अंदर आपको देखना है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही जा रहे हैं। कार्य का जो मात्रक होता है वो कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक जूल है, या इसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? न्यूटन मीटर। क्या कह सकते हो? न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, जिसको आप न्यूटन मीटर कहते हो। और कार्य किस किस पर निर्भर करता है? कार्य कभी भी समय पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो होता है, कार्य हमेशा समय पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि 1 घंटे के अंदर आप जो काम कर रहे हो वो आप कुछ टाइम के अंदर कर सकते हो या कुछ मिनटों में कर सकते हो। समय किसी
जो कार्य होता है वो किसी समय पर निर्भर नहीं करता। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। वॉट शक्ति का है। और डाइन किसका है? डाइन किसका मात्रक है? बिल्कुल बिल्कुल डाइन किसका मात्रक है? तो डाइन भी बल का मात्रक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है 1 किलोग्राम का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1 केजी। 1 केजी को यदि आप न्यूटन में चेंज करोगे तो उसका मान कितना होगा? यदि आप 1 केजी का पृथ्वी पर देखोगे तो 1 केजी इज इक्वल टू होता है 9.8। ये जो 9.8 न्यूटन है ये आपकी पृथ्वी जो है उस पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का मान है। पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है। जैसे किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो और वो चीज जैसे ऊपर जाती है तो पृथ्वी उसको वापस लाने की कोशिश करती है, और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसी भी पिंड का, जो भी संसार में पिंड है, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, उस पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 होता है, यानी कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8। तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप क्या है? रॉकेट के लिए, रॉकेट खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है, जो प्रक्षेपित किया जाता है, रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल ये आपके 12th की फिजिक्स के अंदर पोर्शन होना चाहिए या 11th में होगा। तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर कार्य करता है, या अवोगाद्रो परिकल्पना के आधार पर सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है, या संवेग संरक्षण पर कार्य करता है? उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न सभी को आएगा। आज मैं देख रहा हूं कि आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल आज इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब होता है संवेग का जो मान होता है वो किसी चीज के स्टार्टिंग से लेकर, द्रव्यमान का जो मान होता है वो द्रव्यमान या उसका जो वेग होता है, ऐसे संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग, संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब वेग के साथ में द्रव्यमान, संवेग। तो संवेग का मतलब होता है किसी जो आपकी वस्तु है उसके स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग जो होता है वो द्रव्यमान का मान क्या रहता है? समान रहता है या संरक्षित रहता है। ऐसे नियम को कहता है संवेग संरक्षण का मान। जैसे टक्कर होती है तो भी संवेग संरक्षण का नियम लगता है। संवेग संरक्षण का नियम हर जगह लगता है। तो ध्यान रखना, रॉकेट के सिद्धांत के अंदर कौन सा काम आता है? संवेग संरक्षण का नियम काम में आता है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। चौथा प्रश्न यहां पर दिया गया है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। पृथ्वी पर कितना है भार? 600 न्यूटन है। तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? भार पूछ रहा है, द्रव्यमान नहीं पूछ रहा है। ध्यान रखना, भार और द्रव्यमान अलग होता है। भार का मतलब होता है वेट। W इज इक्वल टू क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल W इज इक्वल टू होता है mg। m का मतलब होता है द्रव्यमान और g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि भार इज इक्वल टू आपके हो जाएगा, भार इज इक्वल टू हो जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का अलग है, चंद्रमा का अलग है। अब चंद्रमा और पृथ्वी के अंदर कितना अंतर रहता है? तो पृथ्वी के ऊपर जितना होता है उसका 1/6 जो होता है वो चंद्रमा पर होता है। यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान कम है पृथ्वी की तुलना में, तो गुरुत्वाकर्षण भी कम लगेगा। अब जो आपकी पृथ्वी के ऊपर कितना है, तो पृथ्वी के ऊपर इसका वजन कितना है? 600 न्यूटन है भार। ठीक है, तो चंद्रमा के अंदर इसके अंदर आपको 6 का गुणा कर देना है, 6 का भाग देना है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर 6 गुना कम है। 6 का उसको भाग देना है, 6 कम है, यानी कि 1/6 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 6 से 6, वजन हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। यदि आपका भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा के ऊपर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, चंद्रमा जो होता है उसका द्रव्यमान कम है, पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी कम होगा। ध्यान रखना, जितनी चीज द्रव्यमान में ज्यादा होगी उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। अब एक प्रश्न मैं आपसे दे रहा हूं, टोटल जो 8 आपके ग्रह है उस 8 ग्रहों में से कौन सा ग्रह जो होगा उसका द्रव्यमान अधिक होगा, या कौन से ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा? ये आपको कमेंट के अंदर उत्तर देना है। जो टोटल 8 ग्रह है उसमें से ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान किसका होगा? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, 5वां प्रश्न, और ये फिजिक्स का अंतिम प्रश्न है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यहाँ पे पीछे वर्ष आ रहा है, क्या दूरी का है, समय का है, प्रकाश तीव्रता का है, या द्रव्यमान का है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, रीट के अंदर पूछा गया है, और कंपटीशन के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही जा रहे हैं।
प्रकाश वर्ष जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाना हो, बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट। प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष आपका मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश वर्ष की परिभाषा हो जाएगी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ये प्रकाश कोई लड़का नहीं है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और किसकी दूरी? प्रकाश की दूरी। आप ऐसे समझ सकते हो, प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और एक वर्ष में तय की जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स के 5 प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि प्रश्न में कहीं कोई आपको समस्या लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब अपन आगे देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो भी आपके एक प्रश्न और फिजिक्स से लिया गया है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि आप वायु में ध्वनि की चाल देखोगे तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी 8वीं की किताब में हो सकता है 31 लिखी हुई हो, 9वीं में 32 लिखी हुई हो, लेकिन अप्रॉक्स आपके 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकंड के अंदर 332 मीटर ध्वनि जाती है वायु के अंदर। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए, यदि आपके वायु का दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या उसकी चाल कितनी हो जाएगी? दाब डबल कर रहे तो क्या हो जाएगा? क्या 664 हो जाएगी? क्या 332 ही रहेगी? क्या 166 हो जाएगी? या 100 मीटर प्रति सेकंड? तो आपको यहाँ पर जो ध्वनि और दाब के मध्य जो संबंध होगा उस संबंध को आपको याद है तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपके रीट के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न खूब सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा, आंसर बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। जो दाब होता है उस दाब का ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि दाब को आप 4 गुना कर दो या आधा कर दो या दुगुना कर दो, दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो 332 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। अब आगे अपन केमिस्ट्री से संबंधित 3, 4, 5 प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है। केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री बहुत गहराई के अंदर है, लेकिन मैं आपके लिए सिंपल प्रश्न ला रहा हूँ जो आपके कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न SSC 2016 के अंदर पूछा गया है कि जो रसायन शास्त्र है उसका पिता किसे कहा जाता है? क्या अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है? रदरफोर्ड ने भी परमाणु मॉडल दिया था। मेंडलीफ, आवर्त सारणी, ओटो हॉर्न और एंटनी लेवोसियर। बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर सबका सही हुआ होगा। केमिस्ट्री जो है उसका पिता जो है उस केमिस्ट्री का जो पिता है वो कहा जाता है एंटोनी लेवोसियर को। किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। आगे का अपन प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? जो आपके कोई भी पदार्थ है, द्रव्य का मतलब पदार्थ, द्रव्य अलग है द्रव अलग है, ध्यान रखना, द्रव और एक है द्रव्य। यहाँ पर द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, अधिकतम कितनी अवस्थाएं होती है? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अधिकांश आंसर सही बता रहे हैं। जो द्रव्य की अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? बिल्कुल मुख्यतः 3 होती है। मुख्यतः कितनी होती है? यदि यहाँ पर शब्द मुख्यतः आता तो आपके 3 आंसर आता, लेकिन ये अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम कितनी होती है? 5 होती है। और 5 जो है उन 5 के नाम आपको मेरे को बताना है कौन कौन सी है। ठोस, द्रव, गैस मुख्य हो जाएगी, उसके अलावा 2 कौन सी आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके प्रश्न है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? T.A. एडिसन, निकोलस टेस्ला, आइजक न्यूटन और J.J. थॉमसन। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ये आपके बोर्ड के अंदर भी पूछे जाता है, कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, उसके अलावा परमाणु, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ईट पर नाच। एक छोटी सी ट्रिक है, ईट पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज टी का मतलब है थॉमसन ने की थी। किसने की थी? J.J. थॉमसन ने की थी। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा, आंसर ग सही रहेगा, J.J. थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, लोहे में जंग से क्या होता है? लोहे में जंग से क्या होता है? यानी कि जब लोहे में जंग लगता है तब लोहे का क्या होता है? क्या विघटन होता है,
विस्थापन होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर जो भी मेरे को सही बताएगा उसको रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई हुई है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोहा होता है उसके ऊपर जंग लगता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या अपचयन हो रहा है, क्या विस्थापन हो रहा है, क्या विघटन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। और मैं इस प्रश्न को होमवर्क के अंदर दे देता हूं। ये जो प्रश्न रहेगा वो आपके होमवर्क के अंदर रहेगा, यानी कि लोहे में जो जंग लगता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल जो रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर इसमें क्या होता है, क्या ऑक्सीकरण होता है, क्या अपचयन होता है, क्या विस्थापन होता है या विघटन होता है। इसका आपको उत्तर कमेंट के अंदर बताना है और अभी का अभी बताना है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को अपन लेते हैं। 11वां प्रश्न आपके बायोलॉजी से संबंधित है। 6 प्रश्न अपन ने फिजिक्स से संबंधित लिए, 4 प्रश्न केमिस्ट्री से लिए और अब 5 प्रश्न अपन बायोलॉजी से लेंगे। ऐसे करके टोटल यहाँ पर आज अपन 15 प्रश्नों को देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन हो सकता है 12वीं के अंदर से पूरे जितने भी आपके नेक्स्ट जो पोर्शन है हृदय के बारे में देख रहे थे अपन, हृदय की सामान्य संरचना को देखा था, उससे आगे पोर्शन को लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर अपन प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो वसा के अंदर तो है ADEK। अब ADEK का मतलब है ऐसे विटामिन जो किसमें घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। इस ADEK के अंदर कौन से बच गए, वो जल में घुलनशील है, यानी कि AD, यानी कि बी और सी। तो यहां पर सही आंसर रहेगा बी और सी। आंसर ख सही रहेगा। जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बी व सी। बीसी का मतलब है जल में घुलनशील। और बाकी वाले जो सभी के सभी है वो किसमें, वो सभी के सभी आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। जो 11वीं के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जल्दी से अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ दीजिए। और अपन कुछ समय बाद यानी कि 1 जुलाई के आसपास जो आपका 12वीं का पोर्शन है, जो नई आपकी किताब है NCERT वाली, उस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। और पोर्शन को स्टार्ट करके जैसे 50 बच्चे हो जाते हैं और 50 बच्चे जैसे अपनी उपस्थिति देंगे उसके बाद पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। 12वां प्रश्न अपन देखते हैं। 12वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। शरीर के अंदर ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अब विटामिन के अंदर आपको ध्यान रखना है, विटामिन जो होता है वो भोजन का पोषक तत्व, वैसे तो पोषक तत्व है लेकिन एनर्जी देने का काम नहीं करता है। यह आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करता है। और विटामिन जो होता है, इस विटामिन के अंदर विटामिन ADE के 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो क्या A होता है, क्या C होता है, K या E। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर सबको आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर अधिकांश बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो आंसर ए रहेगा, क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करता है। और विटामिन ए जो होता है इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। ये कई बार कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, छोटे छोटे। और 10वीं के अंदर भी सारणी दी हुई है, 12वीं बायोलॉजी के अंदर भी दी हुई है। तो ये जो प्रश्न है सभी के सभी, चाहे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसके अलावा कंपटीशन के अंदर पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे का अपन प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है यहाँ पर आपके, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। आज मैंने वीडियो फटाफट पूरा किया है और अपन बिना टाइम गवाए ऐसे वीडियो को फटाफट पूरा करेंगे ताकि आपके टाइम की बचत हो सके। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु थी, अपन ने पढ़ा था विटामिन B12। पहले भी ये प्रश्न ले रखा है अपन ने, जल्दी से आंसर दे दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। बिल्कुल 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 अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या आयरन होता है, क्या निकल होता है, कोबाल्ट होता है या जिंक होता है। तो विटामिन B12 के अंदर कौन सा होता है, कई बार सेकंड ग्रेड के अंदर या रीट के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट या जिंक। बिल्कुल आंसर यहाँ पर आंसर ग रहेगा, यानी कि कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 के अंदर पाया जाता है। और विटामिन B12 जो होता है वो आपके यकृत के अंदर स्टोर रहता है। उसके अलावा अपन नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। 14वां प्रश्न है यहाँ पर आपकी, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। क्या विटामिन ए सहायक है, बी है, सी है या विटामिन डी है।
इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। घाव भरने में, यानी कि जैसे आपका रक्त का थक्का बनता है, उस थक्के में सहायक विटामिन कौन सा है, थक्के में सहायक कौन सा विटामिन है। यहाँ पर थक्का शब्द भी आ सकता है। रक्त का जो थक्का बनता है यानी कि क्लोटीन की जो क्रिया होती है, उसके अंदर कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विटामिन ए, बी, सी या डी। बिल्कुल बिल्कुल अधिकांश बच्चे यहाँ पर सही जा रहे हैं, यानी कि आंसर ग सही रहेगा। विटामिन सी जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। और ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा विटामिन जो शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता, मूत्र के द्वारा शरीर से बार बार शरीर से बाहर निकलता रहता है, वो विटामिन सी है। जितना विटामिन सी को आप ले सकते हो, यानी कि जितनी खट्टी चीजें आप खा सकते हो उतनी खा लो, क्योंकि जैसे ही आप मूत्र विसर्जन करोगे तो विटामिन सी बाहर निकल जाएगा। एकमात्र ऐसा विटामिन जो शरीर के अंदर स्टोर नहीं रह सकता, विटामिन सी होता है, और ये खट्टी चीजों के द्वारा मिलता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग के लक्षण जो होता है वो होता है मसूड़ों से खून आना। लास्ट प्रश्न को अपन देखते हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। लास्ट प्रश्न अपना है 15वां प्रश्न। अपन देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। पहले अपन ने देखा था जल में घुलनशील विटामिन है, तो वहां पर आंसर था बी व सी। अब वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, जो कंपटीशन के बच्चे हैं उनको आपको यहां पर जानना है नहीं है और है, ऐसे करके बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद फिर आंसर को देना है। अपन ने देखा था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से थे, तो बी व सी थे। अब यहां पर पूछा है वसा में घुलनशील नहीं है। वसा में घुलनशील नहीं है, इसका मतलब जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील नहीं है, इसका मतलब जल में घुलनशील है। सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो विटामिन बी व सी। विटामिन ए भी वसा में घुलनशील है, बी भी है, यहाँ पर बी नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने विटामिन बी, विटामिन ए है, विटामिन यहाँ पर आपके विटामिन बी की जगह आप ले लेना विटामिन सी ले लेना, सॉरी विटामिन डी। विटामिन ए है, विटामिन डी है और विटामिन के है। ऐसे करके यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। कुछ विटामिन बी जो होता है वो वसा में घुलनशील भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर बी किया हुआ है। किताब के अंदर भी बी किया हुआ है, लेकिन मैं आपके ऑप्शन चेंज करवा देता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो आप इसकी जगह विटामिन डी कर देना, यानी कि विटामिन ए भी जल में घुलनशील है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है, सॉरी विटामिन के भी वसा में घुलनशील है, लेकिन बी व सी जो है वो जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। 5 प्रश्नों को अपन ने लिया, फिजिक्स के 6 प्रश्नों को लिया, केमिस्ट्री के 4 प्रश्नों को लिया और बायोलॉजी के 5 प्रश्नों को लिया, क्योंकि कंपटीशन के बच्चे मेरे से कह रहे थे गुरुजी केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों की प्रैक्टिस करवाओ, तो मैंने उस हिसाब से लिया था। लेकिन जो 12वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो हतोत्साहित नहीं होना है। मैं आपके लिए भी लाता रहूँगा, और 12वीं वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बायोलॉजी से संबंधित प्रश्नों को लाएंगे, यहाँ टॉपिक को लाएंगे। इसलिए आगे पे आपको बने रहना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही खूब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक्स अलॉट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।